हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो, तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन आपके सामने मैं लेके आया हूँ। ध्यान से पढ़िए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स रेडी कर लीजिए। चलिए, ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन से क्या समझ में आता है? ग्रेविटेशन का मतलब क्या है? ग्रेविटेशन आता है दिमाग में एक ही इंसान नजर आता है। कौन? न्यूटन, सर इसाक न्यूटन। तो ग्रेविटेशन समझने के लिए सबसे पहले एक स्टोरी है, वो हम समझ लेंगे ताकि हम ग्रेविटेशन को अच्छे से समझ पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बुक में टॉपिक दिया हुआ है ग्रेविटेशन का। एक स्टोरी दी हुई है, वो बता रही है कि एक अर्थ है, सरफेस, अर्थ के सरफेस, उसके ऊपर क्या है? कुछ तो भी ट्री है, एक एप्पल की, और उस सरफेस पे यहाँ बैठे कौन है? सर इसाक न्यूटन। ये फील कर लीजिए कौन है ये? ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी। सर इसाक न्यूटन। अब सर इसाक न्यूटन बैठे हैं और इस अर्थ के आसपास यहाँ क्या है? ये समझो क्या है? मून। ये क्या है? मून। अब मून क्या है? अर्थ के अराउंड क्या हो रहा है? रिवॉल्व हो रहा है, बराबर। तो आप देखेंगे सर इसाक न्यूटन बैठे थे एक एप्पल के नीचे, मतलब एप्पल के नीचे बोले, एप्पल के नीचे नहीं, एप्पल के ट्री के नीचे। अब वहां बैठे तो क्या हुआ? एक एप्पल उनके सर पे नहीं गिरा, एक एप्पल कहाँ गिरा? उनके पास गिरा। तो वो क्या बोले? वो सोचे थोड़ी देर कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, यहाँ पे क्यों गिरा, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं आया? क्यों हॉरिजॉन्टल? मतलब ऊपर, यहाँ से एप्पल है, एप्पल क्या हो रहा है? यहाँ से एप्पल, इसमें बहुत सारे एप्पल है, भूख लगे तो बाहर जाके खा लेना। ये क्या? बहुत सारे एप्पल है। अब एप्पल क्या हो रहा है? डायरेक्ट वर्टिकली क्या हो रहा है? सेंटर ऑफ अर्थ। ये क्या है? सेंटर ऑफ अर्थ। ये सेंटर ऑफ अर्थ में जाके डायरेक्ट क्या हो रहा है? गिर रहा है। अब मून का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्ट यहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ, बराबर। तो अब ये इसाक न्यूटन ने सोचा है कि ये एप्पल वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों है, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं है? तो फिर उन्होंने थोड़ा अपना कुछ दिमाग लगाया, थॉट्स लगाया, बोल रहा। फिर उन्होंने इसको नाम क्या दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसको? जो फोर्स लग रहा है दो बॉडी के बीच में, अर्थ और एप्पल के बीच में जो फोर्स है, अट्रैक्ट कर रहा है जो एक दूसरे को, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसी तरह यहां भी क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब मून और अर्थ के बीच में क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, समझे? तो ये थी ग्रेविटेशनल फोर्स की कहानी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी क्या हुआ? मोशन हो गया। तो इसी तरह इसाक न्यूटन ने यह बताया ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अब इसके बाद आता है आपका सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या है? केपलर्स लॉ। उससे पहले एक और चीज है, वो देख लीजिए। आपके बुक में एक एक्टिविटी है सेंट्रीपिटल फोर्स का। सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्टिविटी है, वो क्या बोल रहा है, या फिर मोशन का जो भी है, वो क्या बोल रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कहाँ होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कहाँ होगा? मतलब सर्कुलर मोशन में होगा। सबको मालूम है? चलो, नहीं मालूम है तो ये मालूम पड़ गया होगा। सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा। कैसा होगा? बचपन में आपने किया है क्या? एक स्टोन लीजिए और वहाँ एक थ्रेड में उसको बांधिए और उसको वर्टिकली डाउनवर्ड घुमाइए, अराउंड, और अपने सर के ऊपर ले जाके ऐसे घुमाइए। ऐसे नहीं, ऐसा लग जाए आपको, वो अलग सी बात है। चलिए, तो उसको कीजिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमें एक सर्कल बनाया, थ्रेड, यहाँ स्टोन बांधा, सेंटर ऑफ सर्कल में क्या गया? यहाँ से हम जो आप खड़े हैं यहाँ पे, और आपने यहाँ पे लिया है, तो वो क्या होगा? इसको वर्टिकली डाउनवर्ड अराउंड अपने सर के ऊपर से घुमाइए। तो वो क्या होगा? एक थ्रेड एक सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा? तब्दील हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा? उसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कहाँ होगा? जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो स्टोन और सेंटर ऑफ द सर्कल के टुवर्ड्स होगा। जो स्टोन होगा कहाँ होगा? सेंटर ऑफ सर्कल के टुवर्ड होगा। तो ये कहाँ होगा? टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसा बन जाएगा, यहाँ से ऐसा बन जाएगा। ये सब क्या होगा? वेलोसिटी, यहाँ से ऐसा बन जाएगा, वेलोसिटी v, यहाँ से वेलोसिटी v, बराबर। तो इस तरह बन जाएगा। तो ये था सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होगा। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ का प्रोवाइड हो सकता है? आपके फैन में, जो सर्कुलर मोशन में हो, जो सर्कुलर मोशन में हो। उसी तरह सेंट्रीफ्यूगल है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, आगे आया तो आगे बताएंगे। चलो, तो फिर इसी तरह सर इसाक न्यूटन ने 1642
थे और 70-27 तक थे। उसके बाद आए आपका टॉपिक है केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ को समझने के लिए जानना पड़ेगा केपलर्स को एक साइंटिस्ट थे जोहानेस केपलर्स 1571 टू 1630। केपलर्स लॉ ने क्या बोला, क्या बताया, प्लैनेटरी मोशन बताया। क्या बताया, प्लैनेटरी मोशन बताया। उसने 3 लॉ दिया जिसकी वजह से पूरा प्लैनेटरी मोशन को उसने समझा दिया 3 ही लॉ में। कितने लॉ में, 3 लॉ में। जो फर्स्ट 2 लॉ थे उसके स्टार्टिंग में 2 लॉ थे। चलो पहले इसको रफ कर देते हैं, बोर्ड साफ कर दिए। चलो जो इसके स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 लॉ, दो लॉ थे इसके, वो कब आ गए, स्टार्टिंग में 2 लॉ थे उसने कब दिया, 1609 में दिया। कब दिया, 1609 में। तो उसने 1 लॉ बचा था उसका, 3 लॉ के बाद चल रही है। जब 1 लॉ बचा था तो 1 लॉ उसने 10 साल के बाद दिया। थर्ड लॉ कब दिया, थर्ड लॉ दिया कब, 1619। कब दिया, 1619 में। मतलब इसने 3 लॉ दिया और पूरे प्लैनेट का प्लैनेटरी मोशन एक्सप्लेन कर दिया। तो उसका फर्स्ट लॉ आता है आपको, फर्स्ट लॉ क्या है वो देखते हैं। 3 लॉ है, तीनों लॉ पढ़ना है आपको। इसमें से फर्स्ट लॉ आता है, देखो, ऑल प्लैनेट्स मूव्स इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन। क्या बोला, जितने भी प्लैनेट है वो सन के ऑर्बिट अराउंड हो रहे हैं विद द सन ऑन ऑफ द फोसी। मतलब क्या बोल रहा है, एक हम अपना इसको समझने के लिए क्या बनाएंगे, एक इलेप्टिकल क्या बनाएंगे, थोड़ा धंधा का कोई बात नहीं चलेगा, एक बनाए। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है हमें, समझे यहाँ पे एक सन बनाना है। ये क्या है, छोटा सा गंदा सन। ये क्या है, सन। ये क्या है, सन। अब सन क्या है, एक ही जगह है, वो रिवॉल्व नहीं हो रहा है, उसका अराउंड क्या हो रहा है, प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है, बोला ना, वन ऑफ द फोर्सी। अब यह क्या है, ये तो बोल दिया एक चीज। तो फर्स्ट लोग क्या बोल रहा है कि सन एक ही जगह रहेगा, सन एक ही जगह रहेगा, इसके आसपास जो है, इसके अराउंड, इसकी किधर भी वहां से प्लैनेट रिवॉल्व होंगे, एलिप्टिकल शेप में आएंगे। कैसे आएंगे, एलिप्टिकल शेप में, सर्कुलर में नहीं आएंगे, स्क्वायर में नहीं आएंगे, और कोई शेप में नहीं आएंगे, किसमें आएंगे, एलिप्टिकल। समझ आया, एलिप्टिकल शेप में आएंगे। उसके बाद इसने फर्स्ट लॉ बोला। सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लैनेट, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लैनेट, हाँ इतने में रुक जाओ, नहीं इतने में नहीं, आगे भी है। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इज इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब क्या बोल रहा है, सेकंड लॉ वापस बनाया मैंने। सेकंड लॉ क्या बोल रहा है इसमें, जो मेरा सन है, यहाँ पे सन है बराबर, सन, ये इस तरह का समस्या नहीं यहाँ पर। अब ये क्या बोल रहा है, जो प्लैनेटरी मोशन है, जो प्लैनेटरी मोशन है वो क्या हो रहा है, इक्वल टाइम, इक्वल एरिया और इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब जितने एरिया में यहाँ जा रहा है उतने एरिया में यहाँ से यहाँ भी आ रहा है। मतलब कैसा, ये और ये P डैश P डैश, ए और ए डैश, यहाँ पे समझो O। अगर मेरे को सन से यहाँ P आने में 10 मिनट लगता है तो A पर जाने में कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल है, 10 मिनट लगता नहीं, 10 मिनट बराबर। तो इसी तरह उसने सेकंड लॉ दिया। सेकंड लॉ जब दिया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि जब प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है तो यूनिफॉर्मली नहीं हो रहा है, मतलब कॉन्स्टेंटली नहीं हो रहा है। कैसा हो रहा है, अगर फार्दर है मतलब दूर है सन से दूर है तो कैसा हो रहा है, स्लो हो रहा है। और सन से नजदीक है मतलब नियर में सन है तो कैसा हो रहा है, एकदम फास्ट मूव हो रहा है। मतलब अगर यह सन है, सन के दूर है, यहाँ से क्या प्लैनेट क्या होगा, स्लो आएगा। जैसे सन के पास पहुंचेगा, नियर बाय सन में आएगा तो क्या हो जाएगा, एकदम फास्ट मूव करने लगेगा। तो ये था सेकेंड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या बोलता है, थर्ड लॉ के लिए इसको रफ कर दे। थर्ड लॉ इजी है, चलो थर्ड लॉ के लिए क्या बोलता है, सिंपल से देखो, T square is directly proportional to
डी क्यूब नहीं है यहाँ पे, क्या आप आर के और आर क्यूब भी लिख सकते हो, कहीं पे होता है और डिस्टेंस होता है। वो क्या बोल रहा है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड, क्या बोल रहा है, ठीक है टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड इफ ऑफ द रिवोल्यूशन, मतलब जो स्क्वायर ऑफ द रिवोल्यूशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये क्या है, जो हमारा टाइम पीरियड है रिवोल्यूशन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, क्यूब ऑफ डिस्टेंस, मतलब सन का क्यूब का डिस्टेंस, बराबर। तो इसी तरह आर क्या है, ये डी क्या है मेरा, डिस्टेंस, टी क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड, बराबर। चलिए, तो इसी तरह टी, अब इसको मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाना है मेरे को, तो क्या कांस्टेंट यूज करूंगा, मतलब कांस्टेंट लाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू के डी स्क्वायर। तो के डी ऐसे लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, डी क्यूब सॉरी, डी क्यूब इज इक्वल टू के, मतलब कांस्टेंट, बराबर। अब के कांस्टेंट से लगाते हैं, लेकिन के की जगह मैं क्या लगाऊंगा, जी, क्या लगाऊंगा, जी। ये जी क्या है, जी जो लगा है, जी क्या है, बता सकते हैं आप, नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। चलो कांस्टेंट लगा, जी की, जी सी लगाए, कहीं क्या लगाया, जी सी लगाए, ये क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। फिलहाल आपके बुक में क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है, तो आप क्या लगाएंगे, के, कहीं क्या है, जी दिया होता है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, वो आगे देखेंगे। तो ये दो टॉपिक हो गया। अब सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक क्या आता है आपका, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता है, बराबर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, पहला मैं क्या करता हूं, आपके बुक के मुताबिक दो मास m1 एक इधर m2, बराबर, m1 m2 इसका डिस्टेंस d, बराबर, दोनों में फोर्स F कुछ ऐसे ही है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए, वो क्या बोल रहा है, जो फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो फोर्स है दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये क्या बोल रहा है, सिंपल देखिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, दो मास है मेरे पास 1 2, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 m2 अपॉन, अब नीचे क्या है, डिस्टेंस, तो क्या बोल रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सन, सॉरी बिटवीन द, जो दो मास के बीच में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है तुम्हारा, डी स्क्वायर, समझ आया, ये हो गया डी स्क्वायर। अब हमारे क्या करना है, प्रोपोर्शनल साइन को चेंज करना है, तो F इज इक्वल टू जी, F इज इक्वल टू जी एम, सॉरी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब g क्या है, g क्या है, तो अब मैं पहले बताया था, g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, g, समझ आया, g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये F G M, अब क्या बोला, देखो आपने डिफाइन कैसा बोला, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू मासेस m1 m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, बराबर। अब कांस्टेंट g की वैल्यू क्या है हमारे पास, कांस्टेंट g की वैल्यू क्या है मेरे पास, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बराबर। ये वैल्यू आप याद रखिए, आगे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे को जरूरत पड़ेगी। चलो, अब ये जी क्या, यूनिवर्सली ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना, कि एक होता है अपने पास एक और जी है, वो क्या है, स्मॉल जी, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहीं कहीं पे इनके आपको न्यूमेरिकल्स में 10 भी दिया रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कंफ्यूज ना होना, बराबर, दोनों एक ही, अप्रोक्स 9.8 10 चलता है।
इसी तरह एक और एग्जांपल है आपकी बुक में, पहले इसको रख समझा अच्छे से, चलो थैंक यू। अब आगे है एक और चीज है आपके आगे, मतलब आपकी बुक में, वो क्या बोल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज, जैसे पहले हमने एग्जांपल लिया था, स्टोन ऐसा रिवॉल्व किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व हो रहा है, ऐसे हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है कौन, क्या, मून। तो मून जब रिवॉल्व हो रहा है अराउंड, तो क्या एक पेरीमीटर ऑर्बिट बना रहा है, किसका बना रहा है, पेरीमीटर ऑर्बिट। तो उसी तरह पेरीमीटर ऑर्बिट हमारा क्या हो जाता है, पेरीमीटर ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है, 2πr, ये पेरीमीटर हो जाता है, बराबर। उसी तरह पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, अब उसको कुछ टाइम चाहिए, कुछ तो टाइम चाहिए ना उसको, तो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब पीरियड बोले तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, वो क्या है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टाइम t, बराबर t। तो अब क्या बोल रहा है, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला जो कि हमने 9th में पढ़ा है, 9th में क्या पढ़ा था, एक फॉर्मूला मेरे पास, वो क्या है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम इंटरवल या टाइम, बराबर, डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन या फिर टाइम इंटरवल की जगह क्या चिन्ह लगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम टेकन, बराबर। चलिए, तो अब मैं बताया पेरीमीटर मतलब क्या है, जैसे कि मैं कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हमारा मून, समझे इनके सन की क्या होता है, अराउंड क्या होता है, पूरा प्लैनेट क्या हो रहा है उसके आसपास रिवॉल्व हो रहा है। तो उसी तरह एक रिवॉल्यूशन के टाइम हो रहा है, मतलब 2πr रिवॉल्यूशन है। तो अब डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो रहा है, 2πr हो रहा है पूरा सर्कल पे, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो रहा है, v इज इक्वल टू 2πr, बराबर, v इज इक्वल टू 2πr। टाइम टेकन कितना हो रहा है हमारा, t, बराबर, टाइम टेकन t, बराबर। तो अब क्या करना है, अब तो ये चीज हो गया, लेकिन जब सर्कुलर मोशन की बात आती है, तो हमें क्या लिखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको आता है F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r। अब ये सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला है। तो अब मैं क्या करूंगा, हमारे पास v की वैल्यू है, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कहाँ कर दूंगा, इस v में। चलो करते हैं, इसको रफ कर दो, ओके। वैल्यू याद कर लेना, कितना है, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। चलो, तो F इज इक्वल टू m, v की जगह क्या पुट करना है मेरे को, 2πr अपॉन t, बराबर, नीचे क्या है, r, ओके। चलो, तो अब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्या स्क्वायर डालना है। अब क्या हो जाएगा, 2πr। अब इसको सॉल्व करो, F इज इक्वल टू m 2π, क्या हो जाएगा, 4π² r² अपॉन t², बराबर, नीचे r, एक r से एक r कैंसिल, बराबर, ऊपर क्या बचा, एक r। m ऐसे लिख दो, 4π² r अपॉन t², चलेगा, बोलो, हाँ, 4m बच गया ना। चलो, इसको यहाँ लिखता हूँ, 4m π² r, बराबर। चलो, ये आ गया, बराबर। अब ये तो आ गया, ये क्या है, 4m π। अब क्या करना है, जो इक्वेशन आया उसको क्या करना है, मेरे को हमको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ, पहले मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा r³ से, r² से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको, इसको मैं क्या कर दूंगा, r² से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय r², बराबर। इसको ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू
4m पाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, अब मैं इसको इतना बाहर निकाल सकता हूँ, इतना बाहर निकालूंगा तो अगर ये इन्वर्सली करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये न्यूटन वो क्या था, मैंने याद आया आपको यहाँ टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये क्या था टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, अभी इससे पहले बताया टी स्क्वायर अपॉन क्या था, फर्स्ट टॉपिक वो हो जाएगा, मतलब हमारा केपलर्स थर्ड लॉ के मुताबिक वो हमारा निकल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बच जाएगा, 4m पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको इज इक्वल टू ले जाओ, निकल जाओ ऊपर टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये क्या हो गया कांस्टेंट के हो जाएगा, कांस्टेंट में निकाला था मैंने के। तो इसी तरह हमारे को वैल्यू लास्ट में मिल जाती है क्या, ये चीज f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर, क्या ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसे इतना मैंने मिल जाएगा, इतना 4 पाई m स्क्वायर, आप नीचे लिख सकते हो ऐसा r स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो भी चलेगा, लेकिन इतना भी आया 4 पाई m स्क्वायर तो भी चलेगा। तो ये था छोटा सा डेरिवेशन। अब एक इसी के बेस पर सेम जो प्रोसेस है उसी के बेस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है, शायद आप लोग को बहुत मजा आएगा इसमें, खुद करने की कोशिश करना वीडियो पॉज करके। चलो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सुन लो और समझ लो क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महिंद्रा एंड विराट दो जन है, सिटिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, दोनों क्या है एक मतलब बैठे हुए हैं एक दूसरे के 1 मीटर के डिस्टेंस पे, और एक का मास कितना है, महिंद्रा का मास कितना है 75 केजी और विराट का मास कितना है 80 केजी। अब वो पूछ रहा है दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। क्वेश्चन समझा क्या बोल रहा है, महिंद्रा बैठा हुआ एक चेयर पे और एक चेयर पे बैठा हुआ विराट, दोनों का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। अब 1 मीटर दोनों का डिस्टेंस है, तो अब एक का मास कितना है 75 केजी, दूसरे का मास कितना है 80 केजी, मतलब महिंद्रा का 75 और विराट का 80 केजी। अब हमारे को ये फाइंड करना है कि दोनों के बीच का फोर्स क्या है। सिंपल सा, पहला क्या डेटा बोलता हूँ, मतलब डेटा क्या है इसका, m1 इज इक्वल टू 75 केजी बराबर, m2 इज इक्वल टू 80 केजी बराबर, 80 केजी 75 केजी। अब डिस्टेंस बोले तो या फिर आप r स्क्वायर लिखो, सॉरी r कितना है 1 मीटर, ये हो गया। r कितना है डिस्टेंस बोले तो r, या फिर d, r या d लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना है 1 मीटर। m1 है, m2 जो है, r भी है। और हमारे को ये देखना है हमने जो डेटा निकाला है वो सब ऐसा यूनिट में है कि नहीं। कोई अगर सीजीएस में है तो सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट कीजिए, अगर मोस्टली अगर आपका मोस्टली अगर एसआई में है तो सीजीएस में कन्वर्ट कर दीजिए, लेकिन हमारा यहाँ सब क्या है एसआई यूनिट में है, तो इसको आपको देखना नहीं है। आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला पहले लिखते हैं टू फाइंड क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब F फाइंड ये करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब क्या देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक g, क्या हो जाएगा g बताया था, चलो क्या हो जाएगा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही था बराबर। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा आपको, f तो हमें को पता नहीं है बराबर, g पता है, बोलो g को कितना लिखा था वहां पे, याद करो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 बराबर। m कितना दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय
75 kg, बराबर। m कितना दिया हुआ है 75 kg, m2 कितना दिया हुआ है 80 kg, बराबर। अब हमारे को नीचे क्या दिया हुआ है r स्क्वायर कितना दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, बराबर। तो 1 का स्क्वायर कुछ नहीं होगा, ये पूरा आप सॉल्यूशन कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए फटाफट कर लिए, नहीं किए चलिए, नहीं किए तो छाप लीजिए। 4020 इंटू 10 टू द पावर -11। अब ये क्या है 10 टू द पावर -11, इसको शिफ्ट करो इधर 1 2 3 4, बोलो 11 - 4, बोलो नहीं बोलना, चलो ठीक है, लो लिख दिया। यहाँ पे यूनिट क्या आएगी आपकी, यूनिट क्या आएगी, यूनिट बोलो नहीं मालूम, न्यूटन। क्या आएगी न्यूटन। हम फाइंड क्या कर रहे हैं फोर्स, क्या फाइंड कर रहे हैं फोर्स। फोर्स तो मिल गया मेरे को, कितना मिला फोर्स, कितना मिल गया 4.0020 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन, ये फोर्स मिल गया। तो ये क्वेश्चन था, एकदम इजी था, सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन के आगे एक और लिंक बना हुआ है, वो पूछ रहा है कि जो महिंद्रा बैठा हुआ है सिटिंग में, जहाँ बैठा हुआ है वो, उसको विराट के पास जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। क्या बोला, जो महिंद्रा बैठा हुआ है जहाँ पे, सॉरी जहाँ महिंद्रा बैठा हुआ है, अगर विराट यहाँ है 1 मीटर दूरी पर, तो महिंद्रा को विराट के पास जाने के लिए कितनी वेलोसिटी लगानी पड़ेगी। जबकि आपका जो बेंच से बैठा हुआ है वो महिंद्रा, वो बेंच कौन सी है फ्रिक्शनल लेस है। क्या है फ्रिक्शनल लेस है। अब बताओ कि उस बेंच पे जो बैठा हुआ है उसको जाने में कितना वेलोसिटी लगेगा। तो यही क्वेश्चन आगे आपके बुक में ये एग्जांपल नंबर 1 दिया हुआ है और ये एग्जांपल नंबर 2 दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं एग्जांपल नंबर 1 अगर ये समझ गया होगा तभी एग्जांपल नंबर 2 आपको अच्छे से समझेगा। तो एग्जांपल नंबर 2 समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को तो फोर्स ऑफ मिल गया, महिंद्रा फोर्स मिल गया, तो क्या हुआ फोर्स ऑफ महिंद्रा कितना है 4.0020, लिखेगा नहीं 4.0020 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन। ये था किसका फोर्स ऑफ महिंद्रा, क्योंकि महिंद्रा को जाने का है विराट के पास, और उसका बेंच क्या है फ्रिक्शनल लेस है, याद रखना बेंच क्या है फ्रिक्शनल लेस है, बराबर। ये हो गया। अब मास महिंद्रा कितना है 75 kg, बराबर। ये दो चीज मेरे पास डेटा है। अब मैं इसके जरिए से वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ। वो कैसे करूँगा, तो हमारे पास दो है, मतलब फोर्स और मास है। तो एक लास्ट ईयर 9th में एक फॉर्मूला तुम्हारा फोर्स का, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, जो कि 9th में लास्ट ईयर हमने पढ़ा था। अब ये क्या है, आप इस डेटा में देखो, डेटा में क्या है मास है फोर्स है, तो क्या कर सकते हैं आप A इज इक्वल टू F/ma कर सकते हैं इसको ऐसा, बोलो हाँ ठीक है। चलो अब क्या करूंगा, F भी दिया है मेरा 4.020, वैल्यू पुट कर दूंगा इसके अंदर, वो क्या हो जाएगा 4.0020 इंटू 10 टू द पावर -7, चलो यूनिट रहेगा अपॉन मास कितना दिया हुआ है 75, बराबर। तो अब जो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बोलो जल्दी जल्दी फटाफट, नहीं बोलना, चलो ठीक है। क्या आएगा 5.34 इंटू 10 टू द पावर 5.34 इंटू 10 टू द पावर -9। बताओ यूनिट क्या आएगा, यूनिट बोलो, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन है, बराबर। तो ये तो हो गया, क्या आ गया एक्सेलरेशन है, बस पूछ क्या रहा है, वो वेलोसिटी पूछ रहा है, बराबर। लेकिन वो क्वेश्चन में बोल भी रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 है। आप लोग को ये पता है न्यूटन्स इक्वेशन, न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, वो क्या है 9 में पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन, बोलो इक्वेशन न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बोलो 9 में पढ़ा था v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, पढ़ा था क्या, बोलो हाँ ठीक है।
नहीं बोलना थी बोला। अब देखो इसके मुताबिक तो दिया हुआ है मेरा v हमारे को फाइंड करना वेलोसिटी, u है क्या, नहीं है। अब बोल भी रहा है वो, क्या बोल रहा है कि जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, 0 है, क्या है, 0 है। और a पता है, एक्सीलरेशन कहाँ है, यहाँ है, बराबर। t टाइम पीरियड कितना बोल रहा है, 1 सेकंड। 1 सेकंड वो बोल रहा है कि 1 सेकंड में उसको कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल करना पड़ेगा, बराबर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको याद रखना, ये क्या है, फर्स्ट मोशन, बराबर, फर्स्ट मोशन ये। अब क्या हो जाएगा मेरा आगे, v इज इक्वल टू यू क्या हो जाएगा 0 प्लस ए क्या हो जाएगा 5.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, चलो 9, बराबर। नीचे क्या है, नीचे क्या है अपने, नीचे कुछ नहीं, बराबर। चलो डिवाइड में है ही नहीं, तो नीचे क्या, मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड, टी टाइम कितना था 1 सेकंड। तो अब बोलो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, बोलो, अरे बोलो, वही रहेगा ना, 5.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, बराबर। अब माइनस 9, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी तो क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, बराबर। तो ये था आपका। अब देखो क्वेश्चन फटाफट रिवाइंड करते हैं। डेटा क्या दिया था, 2 मास दिया था, एक महिंद्रा का और एक विराट का, 2 मास, दोनों 1 मीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं। पूछ क्या रहा है, फोर्स। फोर्स क्या है, फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, फोर्स। अब क्या करेंगे, G की वैल्यू हमारे को पता थी 6.67 10⁻⁻11 75 80 मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा फोर्स। अब फोर्स फाइंड करने, महिंद्रा का फोर्स मालूम हो गया, मास ऑफ महिंद्रा मालूम है, तो अब मैं इसको वेलोसिटी, मतलब महिंद्रा को जाने का कहाँ है, विराट के पास। कहाँ जाना है, विराट के पास। कितने, 1 सेकंड में कितने वेलोसिटी से जाएगा वो, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, मतलब टाइम भी दे दिया था 1 सेकंड, बराबर। तो न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से हम पता कर लेंगे कि वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से वो जा रहा है, v इक्वल टू u प्लस ए टी, 0 प्लस 5.34, हमारा वेलोसिटी का जाएगा 5.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मीटर पर सेकंड, मतलब कितनी छोटी वैल्यू से वो, कितनी छोटी वेलोसिटी से वहां तक पहुंचेगा। ये आज के लिए इतना काफी। चलो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक।